प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 4 मार्च को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए विज्ञान का एक लेटेस्ट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल मॉडल पेपर का A to Z फुल सोल्यूशन बताने वाला हूं। और बच्चों, एक बात मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस पूरे वायरल पेपर का सोल्यूशन अंत तक देख लेता है तो विज्ञान वाले पेपर में 95% प्लस मार्क्स स्कोर करेगा। इस बात की पूरी गारंटी है। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यह भी बताने वाला हूं कि 4 मार्च को विज्ञान की कॉपी कैसे सॉल्व करना है और 70 में 68 नंबर कैसे स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। और बच्चों, बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम रहता है, दिक्कत रहता है कि सर आप मेरे को ये बता दो कि इस पेपर का और इस हैंड रिटेन कॉपी का पीडीएफ कहां से मिलेगा। तो बच्चों, मैं आप सभी को टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा। उसके लिए परेशान मत होना, वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखते रहिए। पूरा यहां पे 95% अब की बार विज्ञान वाले पेपर में हर बच्चा स्कोर करने वाला है। तो ये बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना, ठीक ना। और अभी तक चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों, अब की बार का ये विज्ञान का लेटेस्ट वायरल पेपर है और पेपर का कोड देख सकते हो 822 NY करके है। यहाँ पे सबसे पहले पेपर मिलते ही आपको यहाँ पे रोल नंबर और अपना यहाँ पे नाम वगैरह फिलअप कर लेना है। इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग होता है। जैसे यहाँ पे हर पेपर मिलता है 70 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। यहाँ पे कुछ नोट भी दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि शुरू में आपको पेपर को समझ लेना है कि पेपर हार्ड है कि मॉडरेट है कि इजी लेवल का है। इतना चीज, सारे क्वेश्चन को हल करना अनिवार्य है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और ये पेपर 2 खंडों में डिवाइड होगा। खंड अ में बहुविकल्पी आएंगे और खंड ब में आप सभी के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों, आज के इस सेशन के अंतर्गत पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखना है और पूरा A to Z सॉल्यूशन, फिगर बनाते समय कौन सी बातें ध्यान में रखना है, पूरा डिटेल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। आइए बच्चों, हमारा सबसे पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। 0, 1, 7 और 14। तो बच्चों, शुद्ध जल जो होता है ना, उसका जो होता है कैसा विलयन होता है, वह उदासीन विलयन होता है। कैसा विलयन होता है? उदासीन विलयन। और मैंने आपको कई बार बता रखा है कि किसी भी विलयन जो उदासीन होगा, उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझते हैं कि मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है। मानव में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी जोड़ी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? तो 3 जोड़ी हो जाएगी। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, कई बार पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक विचलन किस कलर का होता है, आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, लाल रंग का, पीले रंग का, बैगनी कलर का या हरे रंग का। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा विचलन बैगनी कलर का होता है। सेकेंड यहाँ पे देख सकते हो ना, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। C2H6 का IUPAC नाम क्या होगा? मेथेन, एथेन, एथाइन या एथिलीन। तो C2H6 का IUPAC जो नाम होता है ना, वो एथेन होता है। क्या हो जाएगा? एथेन होता है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। सारे क्वेश्चन को याद करके जाने हैं, 4 मार्च के पेपर में धुआं धुआं करके आना है, ठीक है। चलिए, मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबंध मुख्य संरचनाएं कौन सी होती है? प्राथमिक वसनी, द्वितीयक वसनी, प्राथमिक उपशाखाएं या वायु कोश। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु कोश हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मानव शरीर में फेफड़ा के अंदर गैसीय विनिमय का ये रिलेट करता है। अगला हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम,
ओम प्रति सेंटीमीटर या ओम इंटू सेंटीमीटर या वोल्ट। तो मेरे प्यारे भाई जो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, मात्रक होता है, वो कितना होता है, वो आपका होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। और ओम का सिंबल इस प्रकार का कुछ होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि होम्योस्टैसिस जो ये शब्द है किसके द्वारा दिया गया था, आपको बताने हैं। डार्विन ने, फ्लेमिंग ने, कैनन ने या वाटसन ने, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो शब्द है भैया, ये कैनन के द्वारा दिया गया था। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए। पीडीएफ कहां से मिलेगा, परेशान मत होना, लिंक दे दूंगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि 10⁻⁶ मोल, क्या है 10⁻⁻6 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? 7, 6, 0 या -6। तो आपको क्या करना है, माइनस हटा देना है, यहाँ पे 6 इंच का राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अब की बार पेपर में पक्का पूछे जाएंगे। आगे समझते हैं, यकृत स्रावित करता है किस रस का? लार का, अग्न्याशय रस का, जठ रस का या पीत रस का? तो भैया यकृत मतलब लीवर। लीवर किस रस का स्रावण करता है? तो ये पीत रस का करता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे समझते हैं कि कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है किस कलर में? कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होगा बैगनी रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए या लाल रंग के लिए? तो भैया लाल रंग के लिए अपवर्तनांक मतलब एन की जो वैल्यू होती है सबसे कम होती है। ठीक ना, चलिए आगे समझ लेते हैं कि प्रायः कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित बंधों की प्रकृति कैसी होती है। मतलब कार्बन और कार्बन के बीच जो भी आपका बॉन्ड बनता है उसका नेचर कैसा होता है? आयनिक नेचर होता है कि सह संयोजक होता है कि वांडरवाल्स होता है कि उप सह संयोजक होता है? तो भैया कार्बन और कार्बन के बीच में हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड भी बनता है, डबल बॉन्ड भी बनता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। तो इस प्रकार के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? सह संयोजक बंध बोलते हैं या आबंध बोलते हैं। ठीक ना, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वायुमंडल में वसनांगों के द्वारा शुद्ध वायु को ग्रहण करना और अशुद्ध वायु को बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो भैया हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और जो भी हमारा बेकार ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन मतलब कि हम ये बोल सकते हैं NO2 होता है या CO2 होता है, हम इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? श्वसन बोलेंगे, सांस लेने की प्रक्रिया बोलेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे समझते हैं कि यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आता है? तो भैया कांच की छड़ पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, धन आवेश आ जाएगा। इसको याद रखना, कई बार पेपर में आ चुका है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी होता है? स्वपोषी पोषण का मतलब ही होता है ऐसा पोषण ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक ना, उसी को क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण बोलते हैं। अच्छा, जब स्वयं बनाएंगे तो क्या क्या जरूरत पड़ेगा? सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल जरूरत पड़ेगा और क्लोरोफिल भी पड़ेगा और सूर्य की रोशनी प्रकाश भी पड़ेगा। यानी कि इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 15 नंबर, क्या ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट तंतु बनाने में किया जाता है? मैग्नीशियम का, सिल्वर का, प्लेटिनम का या टंगस्टन का? तो बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए हम टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझते हैं कि ट्रिप्सिन पाचन में सहायता करता है। मतलब ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायता प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का या इनमें से दोनों का? तो भैया प्रोटीन का पाचन में हेल्प करता है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या होता है? तो भैया अपवर्तन का सेकेंड नियम ये बोलता है कि जितना आपका आपतन कोण I होगा उतना ही आपका परिवर्तन कोण R हो जाएगा। ठीक है, या अपवर्तन कोण R हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितना अपतन कोण होगा उतना अपवर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं कि आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, संयोजकता या रासायनिक क्रियाशीलता? तो आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का या सारणी का जो हमारा बेस है वो हमारा परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देती है? श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, या प्लेटलेट्स, या हीमोग्लोबिन। तो भैया ऐसी कौन सी रुधिर कणिकाएं हैं जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करती है? वो होता है WBC का काम। क्या है WBC का काम? यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पसल्स का काम, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं का काम होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं कि विद्युत बल्ब के चपड़े पर लगे टांके बने होते हैं, ठीक ना। विद्युत बल्ब के चपड़े पर लगे टांके किस मटेरियल का बना होता है बताना है। जस्ते का, कापर का, पीतल का, इनमें से कोई का नहीं। तो भैया Zn मतलब कि जिंक का बना होता है, यानी कि जस्ते का बना होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सारे MCQ हमने समझ लिए। अब आइए हम खंड ब के सारे क्वेश्चन को समझते हैं जो कि 50 नंबर का पूछा गया। कितना नंबर का? 50 नंबर का। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अब की बार 70 में 70 नंबर स्कोर करना चाहते हो तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। और PDF कहां से मिलेगा मैं आपको लिंक दे दूंगा, परेशान होने की कहीं से कोई बात नहीं है। मैं पेपर का भी PDF दे दूंगा और यहाँ पे ये जो बोर्ड कॉपी है इसका भी PDF दे दूंगा, ठीक ना। परेशान मत होना, टॉपर के द्वारा कॉपी लिखा गया है। इसी प्रकार से आप सभी को भी कॉपी लिखना है, ओम का नियम वगैरह समझाना, पूरा बढ़िया से डिटेल में समझने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार का आप सभी का विज्ञान का होम यहाँ पे पूरा यहाँ पे मिलेगा कॉपी, फ्रंट पेज आपको बढ़िया से यहाँ पे भर लेना है, ठीक ना। अब यहाँ से देखो खंड ब का सॉल्यूशन करेंगे, एक एक चीज को सॉल्यूशन करेंगे, समझते हैं पूरा बढ़िया से डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है क्वेश्चन कि एक मोटर बाइक पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा हुआ है। ये जो उत्तल दर्पण है उसका रेडियस कितना है? 2 मीटर है। बाइक के पीछे से आ रहे वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहां दिखेगा, किरण आरेख द्वारा समझाना है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया उसको हम समझते हैं। क्वेश्चन में हमारा दिया गया है R का मान, ठीक ना। किसका मान दिया गया है? R का मान दे दिया गया है, ठीक है। R का मान यहाँ पे रेडियस का मान दिया गया है 2 मीटर वक्रता त्रिज्या, और यहाँ पे U किसी समय 4 मीटर की थी वस्तु की दूरी, तो U का मान हमेशा निगेटिव होता है और V का मान हमेशा आपको बताना है V का मान इस क्वेश्चन में। तो हम जानते हैं कि A बराबर R/2 होता है, तो हम यहाँ से फोकस निकालेंगे, 1 मीटर हमारा निकल करके आ जाएगा, इतना चीज। अब चूंकि हम दर्पण का सूत्र क्या जानते हैं, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। अब यहां से क्या करेंगे, F और U का मान रख देंगे, V की मान यहां से निकल करके आ जाएगा, ठीक ना। अब यहां से देखो पक्षांतर कर देंगे, इसको इस साइड फेंक दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/F माइनस 1/U हो जाएगा 1/V बराबर। अब F और U का मान यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे -4 रख दो, तो यहाँ से V का मान निकल करके आ जाएगा 0.8 मीटर, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको किरण आरेख भी समझाना है ना, तो आपको यहाँ से कौन सा दर्पण बनाना होगा, आपको यहाँ से उत्तल दर्पण बनाना होगा। अब उत्तल दर्पण बनाएंगे तो भैया उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह ये होता है, तो कहीं ना कहीं वस्तु हम इधर रखेंगे, यहाँ पे वस्तु ये भी रखी गई है। अब ये जो वस्तु ये भी रखी गई है यहाँ पे तल पे आ रही है, टकरा जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे फोकस पे टकराएगी, और फोकस पे टकराने के बाद अब हमारा वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे A' B' बन गया, ठीक ना, और ये आपका रेडियस हो गया। अब जो कि रेडियस आपका 2 मीटर दिया गया है, यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, और उसके आपका फोकस हमके 1 मीटर हो जाएगा। वस्तु की दूरी यहाँ पे दिया गया है -4 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी दिया गया है, ठीक ना, मीटर ही दिया गया है। बिल्कुल इसी प्रकार से आप यहाँ पे डायग्राम भी समझा दोगे, पूरे नंबर यहाँ से पा जाओगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, बिल्कुल यही तरीका है। अब चलिए आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है इसको समझते हैं। कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन की निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना करके बताइए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा, किरण आरेख भी बनाइए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फोकस दूरी का मान आपको बताना है इस क्वेश्चन में, और इसका आरेख भी समझाना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है,
तो भैया सबसे पहले आपको यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि v का मान यहाँ पे 100 मीटर है और यू आपको इनफिनाइट तक उसको दिखाना है। तो वस्तु को हम अनंत पे रख देंगे, फोकस आपको कैलकुलेट करना है। लेंस का सूत्र हम जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाता है, ये लेंस का सूत्र है। तो आपको क्या करना है, v और u का मान रख दोगे, f का मान यहाँ से निकल कर आ जाएगा -100 मीटर, और बिल्कुल यहाँ पे अवतल दर्पण दिखा देंगे और यहाँ पे आपका ये नेत्र हो जाएगा। तो बिल्कुल यही तरीका होता है डायग्राम बनाने का, ठीक है। चलिए अब अगला जो हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है क्वेश्चन ओम के नियम क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओम का नियम क्या है, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बना करके कीजिए और यह भी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम ओम का नियम समझने का पूरा प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से लिखना होगा, कॉपी में लिखेंगे ओम का नियम, हेडिंग बनाएंगे। इस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर दो बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दो बिंदुओं पर वोल्टेज के समानुपाती होता है। देख रहे हो ना, ये जो धारा है वोल्टेज के समानुपाती होता है, ठीक है। और इसका जो परिपथ है निम्न प्रकार है, इस प्रकार के परिपथ बनाते हैं। कुंजी ये है, ये धारा कंट्रोलर है, ये प्रतिरोध तार है, ये वोल्ट मीटर है, ये आपका एमीटर है जो कि धारा को मापता है, ठीक है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है, कुंजी ये स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए है, ठीक है। ये आपका बैटरी लगा है, सेल लगा हुआ है, यहाँ पे कुंजी लगा हुआ है। और वोल्टेज और आपका वोल्टेज ये है आपका, ये एम्पियर है, मतलब कि धारा है। तो धारा और वोल्टेज के बीच में जो आपका ग्राफ बनता है, ये आपका स्ट्रेट लाइन बनता है, ये ओम का नियम बोलता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से डायग्राम बनाएंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भी आपका चालक है, कंडक्टर है, इसका प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात, चालक की लंबाई पर डिपेंड करेगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा, और उनकी नेचर पे यानी कि प्रकृति पे डिपेंड करेगा, इतनी सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। और V बराबर I/R हो जाता है जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं। R यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का साइन क्या होता है आपका, इस प्रकार का होता है, इसी का मात्रक प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और ये ओम का सिंबल है, ठीक है। चलिए अब आगे समझ लेते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चौथा हमारा क्वेश्चन बोल रहा है एक विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्यविधि का चित्र बना करके वर्णन करना है। नहीं तो आप अथवा वाले भी कर सकते हैं कि परिवर्ती विद्युत धारा जनित्र कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्यविधि का चित्र बना करके भी इसका वर्णन करना है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में से किसी एक को सॉल्व करना है। आइए समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे इसमें विद्युत जनित्र के बारे में, मतलब कि जेनरेटर के बारे में, ठीक है। तो देख सकते हो ना कितना बढ़िया से कॉपी को सॉल्व किया गया है, इसी प्रकार से सॉल्व करना है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। पहली लाइन में इतना चीज निपटा देंगे, ठीक है, कि विद्युत जनरेटर का काम क्या होता है। तो भैया जनित्र का यही काम होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अब सिद्धांत में क्या लिखेंगे, पूरा बढ़िया से बायोडाटा इसका लिख देंगे कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण से चुंबकीय में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत वाहक बल मतलब EMF इंड्यूस्ड हो जाता है, और बाह्य प्रतिरोध और कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है, अतः कुंडली को घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बिल्कुल। और रचना में लिख देंगे कौन कौन सा भाग लगा होता है, आर्मेचर, क्षेत्र चुंबक, सर्फी वलय और ब्रश, तमाम प्रकार की 4 भाग होता है। बढ़िया से लिख देंगे, डायग्राम बना दोगे तो और मजा आ जाएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। यहीं पे बच्चे का नंबर कटा है फिगर नहीं बनाने की वजह से, वरना यहाँ पे 70 में 70 नंबर मिलता, ठीक है ना, 68 नंबर ही मिला है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नंबर कट जाते हैं। गलती करोगे तो भाई नंबर कटेगा, एक भी नंबर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरे सॉल्व करते हो तो। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया ना, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर बनाना है। IUPAC नाम दिया गया है प्रोपेनॉल का, 2-मेथिल पेंटेनोइक एसिड का, प्रोपीन का, 2-मेथिल ब्यूटेनॉल सेकेंड का। सारे क्वेश्चन को समझने का पूरा प्रयास करते हैं। प्रोपेनॉल का यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर बनाया गया है, CH3CH2CHO, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं C2H12O2, ये आपका हो जाएगा 2-मेथिल पेंटेनोइक एसिड का। और प्रोपीन का क्या होता है, C3H6 होता है, और 2-मेथिल
ब्यूटेनॉल सेकंड का क्या हो जाएगा, C5H12O हो जाएगा। ठीक है, सारा चीज स्ट्रक्चर हो गया। अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वे तत्व हैं जिनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1, 2, 3 है। क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है कि किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिकतम है, पहला क्वेश्चन। इसमें दो क्वेश्चन पूछा है कि और कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील है। प्रत्येक के लिए कारण भी बताना है, आंसर लिखना है। ठीक है, आओ भाई समझने का पूरा प्रयास करते हैं। इसमें लिखेंगे कि सोडियम का परमाणु आकार सबसे बड़ा है। अच्छा, बड़ा क्यों है, क्योंकि परमाणु आवेश में वृद्धि के कारण परमाणु आकार बाएं से दाएं जाने पर घट जाता है। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है, तो एल्यूमिनियम सबसे प्रतिक्रियाशील है क्योंकि इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति बाएं से दाएं जाने पर कम हो जाती है। ठीक है, इतना चीज सटीक आंसर लिख देंगे, काम हो जाएगा। चलो अब आगे लिख देते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। अब यहां पे क्या करना है, रासायनिक अभिक्रियाएं को, समीकरण को बैलेंस करना है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे 4-5 यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, इसको बैलेंस करना है। सबसे हमारा पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, किसके साथ रिएक्शन करके जिप्सम बनाएगा। तो सबसे पहले भैया आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, CaSO4.2H2 होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अब ये जल के साथ क्रिया करके ये जिप्सम बना लेगा, CaSO4.2H2O बना लेगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के क्या बनाएंगे। तो ये देखो, हाइड्रोजन ये है, ये क्लोरीन है। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेंगे, HCl बना लेंगे। इतना चीज। अगला हमारा क्वेश्चन ये बोला गया कि जिंक कार्बोनेट किसके साथ, माने रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बनाएगा और साथ में और क्या बनाएगा। तो भैया देखो, ये रहा जिंक कार्बोनेट और ये जिंक ऑक्साइड में दे टूटेगा और साथ में ऑक्सीजन भी दे देगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी देगा। तो ये रहा मैग्नीशियम और ये रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड दे दिया MgCl और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस दे दिया। ठीक है, अगला हमारा ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करके क्या बनाएंगे, आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है। तो बेरियम क्लोराइड ये आपका BaCl2, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब कि H2SO4। ठीक है, अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बना लेंगे, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनाएंगे। अंत में आपका आ जाता है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड। सोडियम नाइट्रेट बनाना है, तो ये रहा सोडियम सिल्वर नाइट्रेट और ये सोडियम आयोडाइड, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके पहले तो सिल्वर आयोडाइड बनाएंगे और सोडियम नाइट्रेट बना लेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कि मेंडल के नियम क्या है और उनको उचित चित्रों के द्वारा समझाइए। ठीक है, तो भाई मेंडल का नियम क्या कहता है, तो मेंडल ने नियम ये बताया कि दो विपरीत युग्मक में से कोई केवल एक युग्मक के लक्षण पहली पीढ़ी में दिखाई देते हैं और दूसरा पीढ़ी अनुपस्थित होते हुए दिखाई नहीं देता है। एक और भी नियम बताया मेंडल ने, पृथक्करण का नियम, किसी संकर में उपस्थित प्रत्येक लक्षणों के वैकल्पिक स्रोतों का अपनी पीढ़ी में एक निश्चित अनुपात 3:1 के अनुपात में पृथक हो जाता है। ठीक है, ये दोनों नियम इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद करना है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु स्त्री केसर की लंबी काट का नामांकित चित्र के माध्यम से फिगर बनाना है, वर्णन करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा बढ़िया से देखो, यहाँ पे स्त्री केसर का पूरा भाग को यहाँ पे डिफाइन किया गया है और बढ़िया से बनाया गया है। ये पराग कण है, ये वर्तिका है, ये नर युग्मक है, ये पराग नली है, ये आपका अंडाशय का भाग है, ये आपका मादा जनन या मादा युग्मक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को हम क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, निषेचन की प्रक्रिया को समझाना है कि निषेचन पौधों में यौन प्रजनन की प्रक्रिया है जो पराग कण, नली के पराग कण और अंकुरण के बाद होती है। नर युग्मक यानी कि पराग का मादा युग्मक यानी कि डिंब के साथ संलयन से एक द्विगुणित युग्मनज को जन्म देना निषेचन कहलाता है। इतना चीज आपको लिख देना है, काम आपका हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन कि वन संरक्षण क्यों जरूरी होता है, समझाना है। तो भैया देखो, वन हमारे लिए क्यों जरूरी है, अपने शब्द में लिख सकते हो कि वन विभिन्न पशु प्रजातियों को आवास प्रदान करता है। यह दुनिया की 80% स्थलीय जैव विविधता का घर है
और कई अलग अलग मानव बस्तियों के लिए आजीविका भी प्रदान करता है। हालांकि जंगलों के खत्म होने का मतलब पेड़ों का खत्म नहीं है, साथ ही संपूर्ण परिस्थितियों को भी भयानक परिणामों के साथ विघटित होने लगता है। इस प्रकार से लिख देंगे, काम हो जाएगा। और अंत में एक और भी क्वेश्चन आपका बच गया है यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन कि नेफ्रॉन मतलब कि वृकाणु की रचना कार्यविधि समझाना है, या मानव के पाचन तंत्र का चित्र बनाना है और पोषण प्रक्रिया को समझाना है। आइए समझते हैं। वृकाणु का ये आपका स्ट्रक्चर है, ये मूत्र वाहिनी है, पूरा बढ़िया से बताया गया है। इसमें लिखेंगे कि प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्क नलिकाएं एवं नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक वृक्क नलिका का आरंभ प्याले जैसे रचना से होता है, जिसमें वोमेन संपुट कहते हैं। यह कोशिका गुच्छ नामक रक्त कोशिकाओं के लिए एक जाल का घेरता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी को सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक ना, तभी जाकर के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये आइडिया अपनाते हो, इस आइडिया के साथ मॉडल पेपर सॉल्व करते हो, कॉपी लिखते हो और सारे क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट करते हो, तो पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं मिलेंगे और 70 में 70 पक्का मिलेगा। अब रही बात पीडीएफ के लिए, तो भाई पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, वहां से लिंक पे जाकर के क्लिक कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक नहीं दिया जाएगा तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। व्हाट्सअप करना है, कॉल वगैरह नहीं करना है। 8318105051 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस व्हाट्सअप पे क्लिक करके आपको बोल देना, केवल लिख देना है कि साइंस की पीडीएफ। क्या लिख देना है? साइंस की पीडीएफ लिख दोगे, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।